हेलो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, मैं विक्की सिंह स्वागत करता हूं आपका एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। एनएमसी की न्यू गाइडलाइंस आ चुकी हैं पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशंस को लेकर। और ये जो वेरिफिकेशन को लेकर नोटिफिकेशन है, जो गाइडलाइंस है, वो आपके लिए नहीं है, वो पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए नहीं है। अभी फिलहाल जो ये नोटिफिकेशंस जारी की गई हैं, ये जारी की गई हैं मेडिकल कॉलेजेस को, यानी एनएमसी मेडिकल कॉलेजेस को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि पीडब्ल्यूडी बच्चों का वेरिफिकेशन प्रोसेस किस प्रकार से प्रोसीड करना है, कैसे उनकी जांच करनी है, कौन कौन सी चीज़ों को देखा जाएगा, यानी इस बार जांच कैसे होगी। तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं उस पूरी नोटिफिकेशन को आपके सामने लेकर आ गया हूं और वहां पर जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके सामने मैं यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ। तो आपकी लाइफ का, आपके फ्यूचर के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि अब एमसीसी नोटिफिकेशन जल्दी ही जारी हो जाएगा। तो इस पूरे नोटिफिकेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इससे पहले भी हैं, और उनके जवाब इस नोटिफिकेशन में है। जैसे कि इस बार वेरिफिकेशन होगा तो कब से होगा, अगर होगा तो कहाँ होगा, और होगा तो वहां पर क्या देखा जाएगा, असली चेकिंग होती क्या है, चेकिंग में देखा क्या जाएगा, हमें किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, वो अपेंडिक्स क्या है, कहाँ से डाउनलोड करने हैं, कैसे भरने हैं, कब भरने हैं, कब कोर्ट से नोटराइज कराना है, कितने रुपए का स्टैंप पेपर पर लगेगा, और अपॉइंटमेंट कैसे बुक होता है मेडिकल कॉलेजेस का, सब कुछ इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो इस वीडियो का हर एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो लंबा जरूर होने वाला है, पर हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपके ऑलमोस्ट सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर कोई सवाल रह जाए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, और हमसे संपर्क करने के सभी सूत्र, सभी लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन है। सो चलिए, लेट्स डाइव इनटू वीडियो। सबसे पहले हम देखें तो नोटिफिकेशन में क्या चेंज है। क्या वेरिफिकेशन गाइडलाइंस को लेकर कुछ चेंजेस हैं? हाँ, कुछ माइन्यूट चेंजेस जरूर हैं, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट जरूर हैं। लेकिन बेसलाइन चेंज नहीं हुई है, पर चीज़ों को लेकर क्लैरिटी हो गई है। पिछली बार जो मेडिकल बोर्ड को क्लैरिटी नहीं थी, वो क्लैरिटी इस बार एनएमसी ने बहुत अच्छे से दे दी है। तो आपको ये देखने की जरूरत है कि इस बार जो रूल्स हैं, वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जरूर हैं। यानी पिछली बार ये बात क्लियर थी कि फंक्शनल एबिलिटीज चेक करनी है, डिसेबिलिटी परसेंटेज चेक नहीं करनी, लेकिन फिर भी बहुत सारे मेडिकल जो असेसमेंट अथॉरिटीज थी, मेडिकल कॉलेजेस थे, वहां पर फिर भी डिसेबिलिटी वेरिफिकेशंस हुए, यानी डिसेबिलिटी परसेंटेज कैलकुलेट हुआ, जबकि पिछली बार भी ये इंस्ट्रक्शंस नहीं थी। खैर, इस बार भी ऐसा कहीं नहीं लिखा कि कर नहीं सकते, लेकिन ये बात इस बार बहुत क्लियरली मेंशन है कि पुरानी सभी पॉलिसीज को सैक कर दिया जाए, उन्हें हटा दिया जाए, यानी पुरानी किसी भी गाइडलाइन को फॉलो ना किया जाए। इवन हमारी यानी एनएमसी की और एमसीसी की कंबाइंड जो पुरानी नोटिफिकेशंस थी 2024 तक, उन नोटिफिकेशंस को भी अब सैक करने के लिए कह दिया गया। इवन वो कर दी गई हैं, पर मेडिकल बोर्ड को इस बात की जानकारी बहुत पिन पॉइंट यहां पर दे दी गई है। चलिए, और आप इसका क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं? पेज नंबर 3, क्लॉज नंबर 3.7। और ये पीडीएफ आपको कहां देखने को मिलेगा? तो ये पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा, हमने टेलीग्राम एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी है, और हमने टेलीग्राम चैनल पर, अपने एसवीपी इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर मेंबर्स ओनली ग्रुप में भी, दोनों जगह पर ये पीडीएफ डाल दिया है। उस पीडीएफ में मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं कि आपको कहां कहां पर चेक करना है। और फंक्शनल एबिलिटीज चेक होंगी पेज नंबर 3, क्लोज नंबर 2.4 पे जाकर चेक कर लेना। तो जितनी भी जानकारी मैं यहां पर आपको दे रहा हूं, वो सभी उस नोटिफिकेशन, उस गाइडलाइन से दे रहा हूं, और स्पेसिफिकली मैं पेज नंबर और इवन क्लॉज भी आपको यहां पर बता रहा हूं, ताकि आप जाकर क्रॉस चेक कर सके कि हम जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, वहां पर कोई त्रुटि तो नहीं है, वहां पर कोई कमी तो नहीं है। वैसे आप एसवीपी इंस्टीट्यूट पर विश्वास कर सकते हैं बच्चों, कोई गलत जानकारी आपको यहां पर नहीं दी जाएगी, कोई क्लिक बेट नहीं भाई, नो क्लिक बेट। ठीक है, चलिए। और इंपॉर्टेंट चेंज ये भी है, पिछली बार भी आ गया था, इस बार उसको थोड़ा सा और स्ट्रांगली लिखा गया है कि इस बार मैक्सिमम डिसेबिलिटी का ना कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। यानी पहले अगर किसी का 80% से ऊपर हो जाता है, विजुअल में 60% से ऊपर जाता था, तो बच्चे को इनएलिजिबल कर देते थे, नॉट फिट फॉर मेडिकल कोर्सेज किया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज 60 है, 70 है, 80 है, अगर आपकी फंक्शनल कैपेसिटीज हैं, अगर आप फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज हैं, आप फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर परसेंटेज। हाँ, मिनिमम तो 40 होनी चाहिए एटलीस्ट।
एनएमसी की गाइडलाइन के पेज नंबर 8 और क्लॉज नंबर 9.2 को अगर हम देखें तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि यूडीआईडी कार्ड को ही एक बेस माना जाएगा आपकी डिसेबिलिटी को लेकर, आपके डिसेबिलिटी परसेंटेज को लेकर उसे ही फाइनल भी रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात है, दो चीजें यहाँ से क्लियर होती हैं। पहली कि यूडीआईडी कार्ड इज अ कंपलसरी डॉक्यूमेंट, जो लास्ट ईयर भी था अभी भी है। अगर आपके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो आपका असेसमेंट नहीं किया जाएगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक वैलिड यूडीआईडी कार्ड हो। वैलिड से मेरा मतलब है कि वो एक्सपायर्ड तो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कहें तो यहाँ पर परमानेंट यूडीआईडी कार्ड की ही बात कही गई है, कहीं पर भी टेम्पररी यूडीआईडी कार्ड को कंसीडर नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर एक लूप होल है, याद रखना बच्चों कि बहुत से ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर टेम्पररी डिसेबिलिटी होल्डर्स को भी चेक किया जाएगा। तो सभी सेंटर्स पर तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ सेंटर्स जरूर हैं ऐसे जहां लास्ट ईयर भी वेरिफिकेशन हुआ था टेम्पररी डिसेबिलिटी होल्डर्स का, तो इस बार भी होगा जरूर। तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको एसवीपी इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगी। जब असेसमेंट शुरू होंगे तो हम आपको इस बारे में जानकारी दे देंगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यानी असेसमेंट आपका हो ही जाएगा। ये एक लूप होल है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को मना भी नहीं किया गया है। हाँ, सिर्फ परमानेंट यूडीआईडी कार्ड के बारे में लिखा है, लेकिन टेम्परेरी के लिए मना नहीं किया गया है। तो इस बात को बेसलाइन मानकर ज्यादातर डिसेबिलिटी सेंटर जो हैं वो टेम्परेरी सर्टिफिकेट होल्डर्स को चेक नहीं करते। तो लेकिन कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की चेकिंग होती है। तो आप चिंता ना करें, उनकी जानकारी आपको जब डिसेबिलिटी वेरिफिकेशन शुरू होगा हम आपको देते चले जाएंगे। तो जुड़े रहें एसवीपी इंस्टीट्यूट से, और इंस्टाग्राम टेलीग्राम ग्रुप से तो ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो पहले वहां पहुंचती हैं और बाद में यूट्यूब चैनल पर आती हैं। तो ज्वाइन करके रखना बच्चों, कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए आपसे। क्या डिसेबिलिटी परसेंटेज का वेरिफिकेशन होगा? क्या डिसेबिलिटी परसेंटेज दोबारा से कैलकुलेट की जाएगी? देखो, ये एक बड़ा सवाल भी है, एक बड़ा लूप होल भी मैं यहाँ कहूंगा। पिछली बार भी गलतियां हुई थी, जैसा मैंने शुरू में कहा, इस बार भी गड़बड़ तो होंगी, क्योंकि कुछ चीजें एनएमसी तो क्लियर कर देता है लेकिन मेडिकल बोर्ड तक क्लियर नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार इन गलतियों को सुधारा जाएगा, पर फिर भी आपको तैयार रहना है। देखो, मैं एविडेंस देता हूं आपको। पेज नंबर 3 क्लॉज नंबर 3.7 पर चेक कर लेना, पेज नंबर 3 क्लॉज नंबर 2.4 पर चेक कर लेना, पेज नंबर 7 क्लॉज नंबर 8 ए पर जाकर चेक कर लेना। ये जो चीजें हैं जहां पर मैंने आपको एविडेंस दिया है वो इन चीजों को क्लियर करता है कि डिसेबिलिटी परसेंटेज के असेसमेंट का कोई रूल यहां पर नहीं दिया गया है। और इवन पुराने जो रूल्स थे जो डिसेबिलिटी असेसमेंट्स को किया करते थे उनको सैक कर दिया गया, उनको हटा दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी फंक्शनल एबिलिटीज ही चेक होंगी, और जो एफिडेविट आप जाकर आगे भरेंगे वहां भी ये बात क्लियर है। लेकिन बच्चों, फिर से बोल रहा हूं, इस बार भी जब पीजी वेरिफिकेशन हुआ यही रूल्स रेगुलेशंस लगे थे, पर डिसेबिलिटी असेसमेंट हुआ। कर्नाटका में भी वेरिफिकेशन हुआ, डिसेबिलिटी असेसमेंट हुआ। ठीक है, तो याद रखना बच्चों कि डिसेबिलिटी असेसमेंट शायद ना हो, कुछ सेंटर्स में कुछ बच्चों का शायद ना हो, लेकिन ये सोचकर जाना कि डिसेबिलिटी असेसमेंट होगा ही नहीं क्योंकि एनएमसी में लिखा है। क्योंकि बेटा यहां पर डिसेबिलिटी असेसमेंट ना करने के लिए भी नहीं लिखा। हाँ, पुराने रूल एंड रेगुलेशंस को हटाने के लिए लिखा जरूर है, लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूं बच्चों, अवेयर रहना है, प्रिपेयर रहना है। ठीक है बच्चों, तो किसी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन की तरफ मत चले जाना, क्योंकि रियल टाइम एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं मैं यहां पे आपसे। तो मैं आपको यहां कोई डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको पहले ही आने वाली जांच के बारे में जानकारी दे रहा हूं। अगर वो सडनली वहां पर जाकर आपको फेस करनी पड़ेगी तो वो आपके लिए सरप्राइज होगा, लेकिन अगर आप पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड होकर जाएंगे, विद इंफॉर्मेशन जाएंगे, तो फिर आपको जो है वो अंदर से फोबिया नहीं होगा, डरेंगे नहीं, आप कॉन्फिडेंस के साथ फेस करेंगे मेडिकल बोर्ड को। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि असेसमेंट हो सकता है और हो भी रहा है, तो हो सकता है। ठीक है, खास तौर पर लो विजन वाले बच्चे वो याद रखेंगे कि असेसमेंट, आप बच नहीं पाएंगे असेसमेंट से। ठीक है बच्चों, सो डरना नहीं है, बस कॉन्फिडेंस के साथ सही सेंटर का चुनाव करना है। एसवीपी इंस्टीट्यूट से जुड़ो रहो, इन्फॉर्मेशन मिलती चली जाएगी। डोंट वरी, डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है बच्चों, बी कॉन्फिडेंट, बी इन्फॉर्म। एनएमसी ने इस बार 2 मेजर चेंजेस भी किए हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर, जो गाइडलाइन जारी की है वेरिफिकेशन के लिए। बड़ा ही बढ़िया ये यहाँ पर जो चेंज है, देखो, एनएमसी ने मेडिकल बोर्ड में मौजूद डॉक्टर से ये बात कही है कि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के साथ
एक तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे, जो बात है उन्हें क्लियर कहेंगे, उनकी बातों का जवाब देंगे, फेयर उनकी जांच होगी, उसमें कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे के साथ, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ चेक करना है, ठीक है। और फेयर और रिस्पेक्ट, फेयर तो रहना ही है उनके साथ, और फ्रेंडली बिहेवियर रखना है, और रिस्पेक्टफुल नेचर आपका होना चाहिए। ये बात एनएमसी ने साफ साफ मेडिकल बोर्ड्स के लिए कही है। इसका रेफरेंस है पेज नंबर 9, क्लॉज नंबर 10.1 से लेकर 10.3। और इसी के साथ इस बार एनटीए ने हर मेडिकल कॉलेज को भी इंस्ट्रक्शन दे दी है कि वो पीडब्ल्यूडी बच्चे जो पढ़ रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस में, और वो पीडब्ल्यूडी बच्चे जो आने वाले समय में पढ़ेंगे, उनके लिए अलग से एक यूनिट तैयार कर लेना। यानी अगर पीडब्ल्यूडी बच्चे को कोई शिकायत है, कोई परेशानी है, इन्फ्रा में कोई दिक्कत है, बैठने में प्रॉब्लम होती है, उसकी डिसेबिलिटी को लेकर उसको कोई प्रॉब्लम है, डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, तो उस सब की उनको हेल्प की जाएगी, और एक अलग से सेल बनेगा जहां पर वो अपनी शिकायतें दर्ज करा सकता है और उसकी सुनवाई होगी। तो हर कॉलेज के अंदर पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए अलग से एक सेल होना सैल्यूट है भाई। लेकिन हाँ, याद रखना, एनएमसी में सब चेंज लाने वाले बच्चे ये वही हैं जिन्होंने इन चेंजेस को किया है। वो एसओपी इंस्टीट्यूट से जुड़े रहे हैं और हमेशा पीडब्ल्यूडी बच्चों ने फाइट की है अपने हक के लिए। और याद रखना, ये वही पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं जिनकी वजह से हजारों पीडब्ल्यूडी बच्चों का आज लाभ हो रहा है। तो बच्चों, इस चीज से एक एग्जाम्पल हमें मिलता है कि हमें सिर्फ अपने लिए काम नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना चाहिए। तो एक पीडब्ल्यूडी बच्चा जब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया और वहां जाकर, खैर उस केस का यहाँ पर संदर्भ भी है, मैं बहुत बार उनके बारे में बात कर चुका हूं, मैं बार बार नहीं नाम लेना चाहता। उनकी वजह से नोटिफिकेशंस में चेंज हुए, चीजें नॉर्मलाइज हुई, डिसेबिलिटी असेसमेंट का रूल चेंज हुआ, जिससे बहुत सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिली। और उन्हीं की वजह से एनएमसी ने ये गाइडलाइंस जारी की और आज मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, सभी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर इस प्रकार के चेंजेस की बात की जा रही है। और ये बात क्लियर है, एनएमसी ने बोला भी है अपने नोटिफिकेशन में कि ये सिर्फ कागजों पे नहीं होना चाहिए, मेडिकल कॉलेजेस से बोला है। ये जो यूनिट है जो पीडब्ल्यूडी बच्चों की सहायता के लिए बनेगी, ये पेपर्स पे नहीं होगी, ये सामने फिजिकल नजर आनी चाहिए, तो इंस्पेक्शन भी होगा इस चीज का। सो सैल्यूट है उन बच्चों को जिन्होंने सिर्फ अपना ना सोचकर कम्युनिटी के बारे में सोचा। और यही एसवीपी इंस्टीट्यूट का मोटिव भी है, और यही मैं सबसे कहता भी हूं बच्चों कि आप हमेशा कम्युनिटी के बारे में सोचें। आप अपने बारे में भी सोचें, लेकिन कम्युनिटी के बारे में भी सोचें, क्योंकि आप आगे जाकर एक डॉक्टर बनने वाले हैं, और डॉक्टर अपने बारे में बाद में सोचता है, दूसरों के बारे में पहले सोचता है। तो यही आपका एटीट्यूड होना चाहिए। तो वेरिफिकेशन के दौरान डॉक्टर्स एग्जैक्टली देखेंगे क्या? अब ये रेफरेंस कहां मिलेगा? पेज नंबर 9, क्लॉज 11.1 ए से लेकर बी पॉइंट तक आप देखेंगे। तो यहां बात क्लियर लिखी हुई है कि डॉक्टर वेरिफिकेशन के दौरान देखेंगे क्या, एग्जैक्टली वो जांच क्या करने वाले हैं। खैर, पुराने सारे क्लॉज जो अभी तक आपने वीडियो देखा है वो मैंने क्लियर किया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार क्रमबद्ध तरीके से बता देता हूं जो नोटिफिकेशन में है। सबसे पहले तो वो चेक करेंगे कि परमानेंट यूडीआईडी कार्ड है, वैलिड है या नहीं है, और एटलीस्ट बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी 40% उसमें डिसेबिलिटी है या नहीं। टेम्परेरी सर्टिफिकेट होल्डर्स डरेंगे नहीं, मैं जैसा मैंने वीडियो में शुरू में भी कहा, बहुत से सेंटर्स ऐसे हैं जो टेम्परेरी सर्टिफिकेट्स को चेक करते हैं। तो हाँ, इस बार भी आपकी चेकिंग कहीं ना कहीं होगी जरूर। तो वो सेंटर्स कौन से होंगे जब वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। इसलिए जुड़े रहना एसवीपी इंस्टीट्यूट से, डरना नहीं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी, क्योंकि यहाँ पे एक लूप होल है, मैं पहले बात कर चुका हूँ वीडियो में, ठीक है। जो लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में देखें ना, वो लॉन्ग वीडियो जाकर देख लेना जरूर, भूलना नहीं। रिलेटेड वीडियो के अंदर मैं लिंक में डाल रहा हूँ। नेक्स्ट चीज वो देखेंगे नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। और उसके बाद वो देखेंगे फंक्शनल एबिलिटीज, कि वो बच्चा एमबीबीएस कोर्स के लिए या मेडिकल कोर्स के लिए अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद, डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी क्या वो फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है जो कि एक मेडिकल कोर्स को करने के लिए एक स्टूडेंट को करनी चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके लिए फिर आप एफिडेविट भरकर लेके जाएंगे, वो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जाकर देख लेना कैसे फिल करना है। फिर कैंडिडेट असिस्टिव डिवाइस यूज करता है तो वो कौन सा यूज करता है। फिर पेशेंट की सेफ्टी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब डॉक्टर्स ये भी देखेंगे कि जो डिसेबिलिटी है बच्चे को, अगर वो आगे जाकर एक डॉक्टर बनता है तो उसकी डिसेबिलिटी की वजह से किसी पेशेंट को तो खतरा नहीं हो सकता है ना, किसी पेशेंट की जो सेफ्टी है वो तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी ना उसकी डिसेबिलिटी की वजह से। खैर डरो मत, ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, तो इस चीज का ध्यान रखते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को सीजर्स वगैरह आते हैं ना, वो थोड़ा सा इस केस को ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद मैंने जैसा बोला कि ऑल एंड ऑल वो यही देखने वाले हैं कि डिसेबिलिटी तो है, वो मानकर चल रहे हैं, आपके यूडीआईडी को देखकर वो मानेंगे कि हाँ डिसेबिलिटी तो है, क्योंकि वो बेंचमार्क है। लेकिन उस डिसेबिलिटी के बावजूद भी
क्या बच्चा एक एमबीबीएस कॉलेज में जाकर मेडिकल की पढ़ाई कर सकता है? क्या वो फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए जरूरी है उसकी डिसेबिलिटी के बावजूद? और वो कौन कौन से फंक्शंस हैं तो एफिडेविट वाली वीडियो के अंदर देख लेना, मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। और लगातार पीडब्ल्यूडी प्रिपरेशन की क्लासेस में वीडियोस आपको मिल रही हैं, तो आप डरे नहीं, जुड़े रहे एसवीपी इंस्टीट्यूट से। ऑल द बेस्ट। अब बात आती है गाइडलाइंस में कि अपेंडिक्स कौन कौन से फिल करने हैं। अपेंडिक्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, कोई चेंजेस नहीं है, वही 2025 वाले अपेंडिक्स ही हैं, वही कैरी किए गए हैं, कोई चेंज नहीं है उनके अंदर। अपेंडिक्स ए है, फिर अपेंडिक्स एफ है, फिर उनको फिल करके आपको देखो, सबसे पहले तो बता देता हूँ अपेंडिक्स ए किसे फिल करना है, बी किसे फिल करना है बता देता हूँ, फिर कब फिल करना है, कहाँ फिल करना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले अपेंडिक्स ए सबको फिल करना है, आपकी जो भी डिसेबिलिटी है सभी को फिल करना है। विजुअल है, हियरिंग है, लोकोमोटर है, न्यूरो है, मेंटल है, इंटेलेक्चुअल है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, वट आपको ए अपेंडिक्स तो भरना ही है, ये तो सभी के लिए है भाई, कंपलसरी है। फिर अपेंडिक्स बी कौन भरेगा? जिन्हें कानों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हियरिंग, ठीक है। फिर उसके बाद अपेंडिक्स सी कौन भरेगा? जिनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है लेकिन हाथों में है। अपेंडिक्स डी कौन भरेगा? जिन्हें लोकोमोटर डिसेबिलिटी लेकिन पैरों में है। फिर अपेंडिक्स ई कौन भरेगा? ई फॉर एलिफेंट वाला, तो वो भरेगा मेंटल इलनेस वाला बच्चा, या स्पीच एंड लैंग्वेज वाला, या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जिसको है, या ऑटिज्म किसी को है, तो वो भरेगा अपेंडिक्स ई। और अपेंडिक्स एफ कौन भरेगा? एफ भरेगा बच्चा लो विजन वाला, ठीक है, ब्लाइंडनेस वाला बच्चा अपेंडिक्स एफ भरेगा। और ब्लड डिसऑर्डर वाले बच्चे, क्रॉनिक डिसऑर्डर वाले बच्चे भरेंगे अपेंडिक्स ए, उनके लिए कोई अलग से अपेंडिक्स नहीं है, तो ए तो सभी भरेंगे, तो खाली ए भरकर आपको लेकर जाना है। और जिसको क्रॉनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है, तो उनको सिर्फ ए भरकर लेके जाना है, कोई स्पेसिफिक उनके लिए अलग से अपेंडिक्स नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी बच्चे को मल्टीपल डिसऑर्डर है, मान लो किसी बच्चे को ब्लड डिसऑर्डर भी है और लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी है, तो वो अपेंडिक्स ए भी भरेगा, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए हाथों में तो सी भरेगा, पैरों में तो डी भरेगा। अब मान लो किसी बच्चे को स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, बोलने में भी प्रॉब्लम है लेकिन कानों में सुनने में भी प्रॉब्लम है, ये कॉमन प्रॉब्लम है, हो जाती है, तो क्लेफ्ट पैलेट में ऐसा बहुत होता है, तो वो बच्चा अपेंडिक्स ई भरेगा स्पीच के लिए, और हियरिंग के लिए बी भरेगा, दो अपेंडिक्स भरेगा। इसी प्रकार से अगर किसी बच्चे को हाथों में भी समस्या है और पैरों में भी समस्या है, तो वो अपेंडिक्स सी और डी दोनों कंबाइंड भरेगा, और ए तो सबको ही भरना है। बात समझ में आ गई? कैसे भरना है को लेकर ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है, टेलीग्राम पर लिंक डाल दिया है, वीडियो सेक्शन में जाकर एक बार देख लेना। गलती मत कर देना भाई अपेंडिक्स भरने में, क्योंकि वो हो सकता है कि आपको आपका रिजर्वेशन ही कॉस्ट कर जाए। पिछली बार बहुत सारे पीडब्ल्यूडी बच्चे सिर्फ अपेंडिक्स गलत भरने की वजह से रिजेक्ट हो गए, याद रखना। और आप ये सोचोगे कि वो मेडिकल बोर्ड आपको वहां अपेंडिक्स भरवाने में मदद करेगा, नहीं जी। अपेंडिक्स आपको खुद भरकर लेके जाना है घर से। अपेंडिक्स आप डाउनलोड करेंगे, नहीं मिल रहा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लो, और फिर उसे भरोगे आप घर पे ठीक से, और कैसे भरना है उसका वीडियो डाल दिया है, और फिर कोर्ट से आके नोटराइज कराना है उसका वीडियो अलग से डाल दूंगा, और फिर उसको खुद लेकर जाना है, ठीक है ना। तो मेडिकल बोर्ड बैठकर नहीं भरवाएगा आपको वहां पे। अब फाइनल जानकारी कि इस बार डेजिग्नेटेड सेंटर्स की संख्या 61 होगी, 61 हो जाएगी, ये तो गुड न्यूज है। लेकिन क्या हमें शुरुआत में ही 61 सेंटर्स देखने को मिलेंगे? राइट ये राउंड 1 की जो वेरिफिकेशन होगी उसी में हमको 61 सेंटर्स देखने को मिलेंगे क्या? सच बात तो ये है बच्चों कि 16 सेंटर तो पिछली बार शुरुआत में थे, हमेशा से 16 सेंटर्स थे, कई साल से कैरी हो रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद एमसीसी ने कुछ सेंटर्स को ऐड करना शुरू किया राउंड 2 राउंड 3 के अंदर। सेंटर्स की संख्या बढ़कर हो गई थी 32। तो वो अपडेटेड जो लिस्ट है वो पूरी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, अगर आप वेरिफिकेशन सेंटर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट सर्च करेंगे एसवीपी इंस्टीट्यूट, आपको लिस्ट मिल जाएगी वीडियो में। अब लगातार उसमें और एडिशन होगा, खैर ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर पीडब्ल्यूडी बच्चा इतनी दूर दूर ट्रैवल नहीं कर सकता। अगर उनके आसपास उनके राज्य में ही उनके डिस्ट्रिक्ट में उनको एक वेरिफिकेशन सेंटर मिल जाता है तो उनके लिए बड़ा ही कन्वीनियंट है, क्योंकि एक तो पैसा खर्चा होता है और ऊपर से डिसेबिलिटी भी है यार, हर कोई इतना लोकोमोट नहीं कर सकता, अपनी अपनी बहुत रिस्ट्रिक्शन है, आप डिसेबल बच्चों की बहुत परेशानियां होती हैं, तो ये एक बेहतर चेंज है। लेकिन क्या हमें शुरुआत में 61 सेंटर देखने को मिलेंगे? नहीं, हमें शुरुआत में 61 सेंटर्स देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, हो सकता है हमें शुरुआत में 32 सेंटर देखने को मिल जाए, 40 सेंटर देखने को मिल जाए, और धीरे धीरे एमसीसी सेंटर्स को ऐड करता रहेगा। यानी एनएमसी ने एक मैक्सिमम थ्रेशोल्ड दे दिया है कि भाई 61 कर दो इनको बढ़ाकर, जो ये संख्या है 16 है इनिशियल, वैसे वो 32 हो गई थी, इसे बढ़ाकर आप 61 करो, कम से कम इतने सेंटर्स होने चाहिए। एनएमसी को ऐसी जरूरत महसूस हो रही है कि
पीडब्ल्यूडी बच्चों को पूरे भारत में कम से कम इतने सेंटर्स तो होने चाहिए अभी इन करंट, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम है, ऐसा उनको लग रहा है। अच्छी बात है वो पीडब्ल्यूडी बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। तो हाँ, आपको 61 सेंटर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन शुरुआत में ही मिल जाएंगे, राइट फ्रॉम राउंड में मिल जाएंगे, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। दूसरी बात, अब आप पूछोगे भैया मेरा वाला सेंटर बनेगा नहीं बनेगा, मेरा वाला सेंटर बनेगा नहीं बनेगा, मेरा वाला सेंटर बनेगा नहीं बनेगा, तो इस सभी का जवाब बेटा सिर्फ एमसीसी देगा। एमसीसी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो जारी हो चुका हो, तो वहां पर उस लिस्ट में आपको जवाब मिल चुका होगा कि कौन कौन से सेंटर्स हैं जो आपके लिए हैं। और गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बाकी एसवीपी इंस्टीट्यूट को जोड़ के रखो, ज्वाइन करके रखो, सब्सक्राइब रखो, जुड़े रहो सभी जगह से, सभी अपडेट आपको मिलती रहेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, सभी इंपॉर्टेंट सवालों को तो हमने यहाँ पर कवर कर ही लिया है, पूरी गाइडलाइन को, पूरी पीडीएफ को ठीक से निचोड़ के मैंने आपके सामने रख दिया, तो अब शायद कोई डाउट ना रह जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वेरिफिकेशन जो है वो कितने दिन के लिए होगा। बेटा ये एमसीसी का नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके अंदर ये डेट आपको देखने को मिलेगी, कब से कब होगा। लगभग आपको 7-8 से 10 दिन का टाइम मिल सकता है, इतना मिलना भी चाहिए। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो नोटिफिकेशन जारी भी हो चुका हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेरिफिकेशन सेंटर पहले जाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट कैसे बुक होगा, कब होगा। देखो सबसे पहले तो बेटा आपको मेडिकल बोर्ड से इजाजत लेनी होती है या मेडिकल कॉलेज से इजाजत लेनी होती है कि हम आपके यहाँ पर आकर अपना मेडिकल असेसमेंट कराना चाहते हैं, पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, ताकि हम नीट यूजी में एज ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एलिजिबल हो सके और काउंसलिंग के लिए आगे बढ़ सकें। तो सबसे पहले आप मेडिकल कॉलेज विजिट करते हैं। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लेने का कोई तरीका नहीं है, बीएचयू ही है जो ऑनलाइन वेरिफिकेशंस की एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर रहा है, इसके अलावा कोई सेंटर ऐसा नहीं कर रहा। पर इस बार भी हम ट्राई जरूर करेंगे, क्योंकि लगातार एसवीपी इंस्टीट्यूट नई तरीके की खोज करने में लगा रहता है ताकि पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए चीजें कन्वीनियंट हो। तो इस बार भी हम कोशिश करेंगे जरूर, लेकिन आप इस बात को मान के चलें कि पहले आपको फिजिकली वेरिफिकेशन सेंटर विजिट करना होगा, बीएचयू को छोड़कर। वहां पे घर से भी हो जाता है एप्लीकेशन, वो आप सर्च कर लेंगे ना, हाउ टू बुक अपॉइंटमेंट इन बीएचयू ऑनलाइन, तो आपको एसवीपी इंस्टीट्यूट डालोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देख लेना। लेकिन बाकी सेंटर्स के लिए आपको सेंटर विजिट करना होगा, फिर वहां पर जाकर आपको लिखित आवेदन देना होता है ना। अब आप बोलोगे कैसे करना होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कहाँ जाएंगे, ये सारी जानकारी आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगी। हर सेंटर के बारे में जानकारी मैं धीरे धीरे आपको देना शुरू कर दूंगा, तो अभी से इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई जगह पर आपसे फॉर्म भरवा लिया जाता है, कई जगह पर रिटर्न एप्लीकेशन ले ली जाती है, आपके नीट का स्कोर कार्ड, आपका यूडीआईडी कार्ड और आपका शायद पासपोर्ट साइज फोटो कुछ जगह मांग लेते हैं 1-2, वो उसमें अटैच करके आप सबमिट कर देंगे, अपना फोन नंबर ईमेल एड्रेस दे देंगे। आपके फोन नंबर और ईमेल एड्रेस पर दोनों में से किसी पर भी वो आपसे कम्युनिकेट करके आपको बुलाते हैं कि आप अपना वेरिफिकेशन कराने आ जाइए स्पेसिफिक डेट स्पेसिफिक टाइम पर। ठीक है बच्चों, तो याद रखना पैनिक मत करना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक सही सेंटर का चुनाव करते समय, और दूसरी बात आप पैनिक ना करें, भाग दौड़ ना करें। सफिशिएंट टाइम मिलता है वेरिफिकेशन के लिए, तो भाग दौड़ करोगे, परेशान रहोगे, गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए आपके फ्यूचर का सवाल है, भाग दौड़ नहीं करना, पेशेंस से, आराम से, माइंडफुल होकर, ठीक है, चीजों को हैंडल करना इंफॉर्मेशन के साथ। एसवीपी इंस्टीट्यूट आपके साथ है और आपके सवालों के जवाब हम लगातार देते रहेंगे, तो पैनिक मत करना। लेट हो सकता है रिप्लाई मिलेगा जरूर, ठीक है ना। अब वीडियो को एंड करते हुए एक लास्ट बात और बता देता हूं बच्चों, पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन सिर्फ एक बार नहीं होता। पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन शायद इस बार आपको 4 बार भी देखने को मिल सकता है, पिछली बार तो 5 बार हुआ। खैर मैं बता देता हूं क्यों हुआ, कैसे होता है। सबसे पहले अभी जब राउंड 1 ऑफ काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ऑल इंडिया काउंसलिंग राउंड 1, तो उससे पहले जो अभी एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा या मिल चुका होगा जब ये वीडियो देखेंगे आप, या शायद जब भी ये ड्यूरेशन हो, जब ये वीडियो आप तक पहुंचे, तो पहले राउंड 1 के लिए पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन होता है, फिर आप काउंसलिंग में जाते हैं, फिर काउंसलिंग होती है, राउंड 1 एंड हो जाता है, फिर राउंड 2 के लिए दोबारा से सीट मैट्रिक्स आता है, और फिर उसके बाद आप दोबारा से जो है अपना वेरिफिकेशन के लिए नोटिस निकलता है, और फिर से बच्चे जो बच जाते हैं जिन्होंने राउंड 1 में वेरिफिकेशन नहीं कराया, अच्छा जिस एक बार राउंड वेरिफिकेशन करवा लिया ना एक बार, तो उसको बार बार वेरिफिकेशन कराना नहीं होता। ये भी डाउट आ जाता है बच्चों का, भैया राउंड 1 में करा लिया तो राउंड 2 में भी कराना पड़ेगा। नहीं, सिर्फ एक बार कराना होता है। कुछ बच्चे राउंड 1 में छूट जाते हैं तो राउंड 2 में करा लेते हैं, कुछ बच्चे राउंड 2 में भी छूट जाते हैं तो राउंड 3 में जाकर करा लेते हैं, और कुछ बच्चे राउंड 3 में भी छूट जाते हैं तो राउंड 4 में जाकर करा लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है पीडब्ल्यूडी सीट्स का होना।
अगर पीडब्ल्यूडी सीट्स राउंड 1 में तो होंगी ही, फिर राउंड 2 में भी होंगी और राउंड 3 तक भी बचती हैं, ज्यादा नहीं पर बचती हैं। अगर राउंड 4 में भी सीटें बच जाती हैं ना, तो फिर एक और बार नोटिस निकलेगा और आपका पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन होगा। पिछली बार राउंड 5 में स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर भी पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ पीडब्ल्यूडी सीट्स एमबीबीएस की 2 सीटें थी, और 4 माफ करना, और ज्यादातर सीटें बीडीएस और नर्सिंग की थी जो वैकेंट रह गई थी। उन्हें भरने के लिए पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन 5th राउंड में भी चला। हाँ, 2 दिन के लिए ही खुला था पोर्टल, लेकिन खुला था। तो खैर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप राउंड 5th का इंतजार करेंगे या 4th का इंतजार करेंगे। आप अपना वेरिफिकेशन राउंड 1 में करा लेना। किसी कारणवश अगर रह जाए तो राउंड 2 में करा लेना। ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आराम से आप वेरिफिकेशन करा सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं पेशेंस रखना, भाग दौड़ मत करना, पैनिक मत करना। मैं मानता हूं आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लेकिन इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को उतनी ही प्रायोरिटी से काम करना, ठीक है ना, आराम से, पीसफुल होके। चलिए मैं वीडियो का अंत करता हूं बच्चों। थैंक यू सो मच इतना लंबा वीडियो देखने के लिए, पर आई होप आपके ज्यादातर सवालों के जवाब मैं दे पाने में यहाँ सक्षम रहा हूं। बाकी पीडब्ल्यूडी प्रिपरेशन प्रोग्राम चालू है, डिसेबिलिटी को लेकर वीडियोज आ रही हैं, लगातार आपके सवालों के जवाब मेंबर्स लाइव में, नॉन मेंबर्स लाइव में दिए जा रहे हैं। कमेंट्स के रिप्लाई हो रहे हैं, समय लग सकता है पर हो रहे हैं। व्हाट्सएप पर आपको रिप्लाई किए जा रहे हैं, समय लग सकता है क्योंकि इस मैसेजेस की संख्या अधिक है, पर हम पूरी कोशिश हर लेवल पर कर रहे हैं कि बच्चों की सभी समस्याओं का हल सही समय पर किया जाए। थैंक यू सो मच बच्चों, और आप चाहें तो हमसे काउंसलिंग के लिए भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के सभी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। ऑल द बेस्ट।